सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा राजनीति से जुड़ा हुआ है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से लेकर 2022 कुल 137 साल का सफर। इस 137 साल के सफर में 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न जन चर्चा के केंद्र में आया है। पहली बार यह मौका तब आया था जब पट्टाभी सीतारामैया बनाम सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला गुलामी के दौर में हुआ था। आजादी के तुरंत बाद का दौर आया तो उस समय पर मुकाबला आचार्य जेबी कृपलानी बनाम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के रूप में सामने आया। घटनाक्रम बदला और एक दौर तब आया जब सीताराम केसरी बनाम शरद पवार और राजेश पायलट को चुनाव मैदान में उतरते हुए देश ने देखा। और आखिरी मौका चुनाव के संदर्भ में तब था जब सोनिया गांधी मैदान में उतरी, सक्रिय राजनीति में उतरी और उनके मुकाबले में जितेंद्र प्रसाद के द्वारा मुकाबला किया गया। हालांकि वो मुकाबला केवल औपचारिक रहा। इन 4 मौकों के बाद अब एक बार फिर मौका है तकरीबन 20-22 साल बाद जब कांग्रेस पार्टी में विधिवत चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, बिना किसी औपचारिकता के हो रहा है, निहायत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, एक दूसरे का मानवर्धन करने के स्थान पर विचारों के आधार पर हो रहा है। 2 प्रत्याशी हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने आप को साबित किया हुआ है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उम्र के 8 दशक पूरे कर चुके मल्लिकार्जुन खड़गे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अनेक बार सांसद रहे, विधायक रहे, लोकसभा में नेता रहे, अभी राज्यसभा में नेता की भूमिका में थे अपनी पार्टी की ओर से। वह मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की उम्मीदों का केंद्र बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर है जिनकी पहचान राज्य या राष्ट्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। अपनी प्रतिभा से उन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। वो शशि थरूर जिनके मुंह से निकले हुए शब्द डिक्शनरी का हिस्सा बन जाते हैं, उनसे मुंह से निकले हुए शब्द लोगों को डिक्शनरी के पन्ने पलट देने के लिए बाध्य कर देते हैं। ये दोनों व्यक्ति मैदान में, एक तरफ 80 साल का व्यक्ति है, दूसरी तरफ 66 साल का व्यक्ति है। दोनों ही अपने अपने तरीके से देश भर में जुटे हुए 9000 कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। राज्यव्यापी दौरे पर निकले हुए हैं, अपने अपने समर्थन में तर्क दे रहे हैं। हम आज इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव क्या कांग्रेस को बदहाली से उबार पाएंगे। क्या चुनाव वाकई उतने निष्पक्ष हैं जितना दावा किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शशि थरूर अपने बयानों से यह आभास कराते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष तो नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में कहीं ना कहीं दबाव है। हालांकि गांधी परिवार के संदर्भ में दोनों ही प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और उन्होंने तटस्थ भूमिका अपनाई हुई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक बहुत ही सारगर्भित पैनल मौजूद है इस विषय पर चर्चा के लिए। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस दिलचस्प विषय पर कुछ गहन गंभीर मंथन करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है, समझने योग्य। वो कहता है कि सुज्ञम प्रतिगर्त विभाव्य वाचः, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत करना ही कहना है। कितने कमाल की बात कही है। तो क्या इस चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस का हाईकमान अर्थात गांधी परिवार संकेत में अपना संदेश दे चुका है? इसे अपने जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सैफुद्दीन सोज साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शशि थरूर के संदर्भ में जिन लोगों को समर्थन मिला हुआ है, जिन लोगों का समर्थन मिला हुआ है, उसके अग्रणी चेहरा है सैफुद्दीन सोज जी। हमारे साथ में गुरदीप सप्पल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रवक्ता के तौर पर तमाम मंचों पर दिखाई देते रहे, पर इस समय प्रवक्ता की भूमिका छोड़ मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पैरवी के लिए देश भर में समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ में मोहन सिंह राठौड़ जी। मोहन सिंह राठौड़ जी की पुरानी पहचान कांग्रेस नेता के तौर पर रही, पर कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के तौर तरीकों से नाराज होकर माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मोहन सिंह राठौड़ इस समय भाजपा का हिस्सा है। इस चुनाव को लेकर पूर्व कांग्रेसी क्या दृष्टिकोण रखते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इसलिए इस पैनल का हिस्सा मोहन सिंह राठौड़ है। और इन सबके बीच में तटस्थ और बेबाक बात कहने के लिए हम सबके बेहद सम्मान्य वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सैफुद्दीन सोज साहब से करना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी, बेहद सम्मान्य राजनीतिज्ञ के होते हुए भी सैफुद्दीन सोज शशि थरूर के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसा शशि थरूर में है जो खड़गे जी में नहीं? क्या ऐसा है जो खड़गे जी कांग्रेस के लिए नहीं कर पाएंगे और शशि थरूर कर लेंगे? सोच साहब थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जिस वक्त शशि थरूर साहब को मैंने प्रपोज किया जी, उस
वो खारगे जी का नाम नहीं आया था जी। फिर भी मैं शायद शशि थरूर साहब के हक में करता। हालांकि मुझे खरगे साहब के लिए दिल में बड़ा एहतराम है जी। वो कंट्रोवर्सी के बगैर रहे कांग्रेस पार्टी बड़े लायल हैं जी। लेकिन सवाल यह है कि मेरे सामने जो मंजर था जी। मैंने उस वक्त सोचा कि शशि थरूर पार्टी का बेहतरीन कैंडिडेट है। जी। जैसा मैंने कहा उस वक्त खारगे साहब का नाम नहीं आया था। जी। तो अब जो है थरूर साहब को क्यों बनना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए। जी। थरूर साहब ने अपनी काबिलियत का सिक्का बैन अवी सतह पर मनवाया है जी। और कांग्रेस पार्टी की वो बेहतरीन आवाज हो सकती है। वो फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़े पढ़े लिखे हैं और इसका मतलब नहीं है कि खारगे जी के दिल में मेरे लिए मुझ पर एहतराम नहीं है। आई रेस्पेक्ट हिम, आई विल कंटिन्यू टू रेस्पेक्ट। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि पार्टी किस समत में तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। शशि थरूर फॉरवर्ड लुकिंग आदमी है। हिंदुस्तान के जो भी धातु के लोग हैं उनके साथ मेल मिलाप से रहना चाहता है और सारे मुल्क को बुलाता है उसी तरफ। इसलिए एक बात है कि हिंदुस्तान की तरक्की की जो चाहते हैं आगे जमाने में उसकी बेहतरीन आबियारी शशि थरूर कर सकते हैं और खारगे साहब की पर्सनालिटी को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए मेरा ये यकीन है कि शशि थरूर जो है वो पार्टी की ठीक सेवा कर सकते हैं और वो पार्टी के लिए बेहतर खिदमत दे सकते हैं और वो फॉरवर्ड लुकिंग है तो इसलिए शशि थरूर को बनना चाहिए। लेकिन मेरा तो वोट है, उसका मतलब नहीं है कि उसी वोट से वो बनेंगे। साहब थोड़ा मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर आपको तब तक ही सबसे बढ़िया उम्मीदवार लग रहे थे जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में नहीं आए थे। कहीं ना कहीं आपकी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा अफसोस कर रहे हैं, बार बार आप ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं खड़गे साहब को लेकर मेरे मन में कतई कोई दुराभाव नहीं है। थोड़ा स्पष्ट बताइए। दो प्रत्याशी हैं मैदान में अध्यक्ष पद के संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी अपने जीवन काल के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कौन नेता पार्टी को सही नेतृत्व दे पाएगा, कौन नेता पार्टी को दिशा दे पाएगा, कौन नेता पार्टी को मोदी शाह के मुकाबले खड़ा रख पाएगा, सीधा सवाल है। कहीं आप इस संकोच में तो नहीं अब मैं प्रस्तावक था शशि थरूर का तो अब मना कैसे करूं, इसलिए अपना वोट उन्हें दे दूंगा, बाकी का जैसा मन है वैसा कर लें। थोड़ा स्पष्ट बताइए ना। शशि थरूर फॉरवर्ड लुकिंग आप बार बार कह रहे हैं, तो शशि थरूर की पहचान क्या है? अभिजात्य वर्ग के हाई क्लास सोसाइटी का आदमी। और हिंदुस्तान के संदर्भ में बात की क्या की जाती है? गांव में रहने वाला देश है, देश की बहुसंख्यक आबादी गांव देहात की है, मिडिल क्लास फैमिली है। उन सबके बीच में जितने सहज मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, शशि थरूर कहां मुकाबला करेंगे? थोड़ा बताइए ना सैफुद्दीन जी। देखिए शशि थरूर में जो क्वालिटीज हैं जी वो मैंने इत्मीनान किया है। आप देखिए केरला में वो 3 बार लोकसभा के मेंबर हो गए, वो बड़े मकबूल है। वो जब जाते हैं देहात में तो उनकी जुबान में बात करते हैं। जी शशि थरूर को ये जरूर काबिलियत है कि वो अंग्रेजी भी फर बोलते हैं, हिंदी भी फर बोलते हैं और केरला की जबान भी बोलते हैं। जी तो ये उसको कोई दिक्कत नहीं है जी। और मेरी नजर में क्योंकि मैंने प्रपोज किया है, मेरी ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो जाए। और इसका मतलब नहीं है कि खारगे जी के दिल में मेरे लिए एहतराम नहीं है, वो बात नहीं है। दोनों शख्सियत के काबिल हैं, लेकिन मेरे वोट का, मेरे सपोर्ट का हकदार मुझे लगता है कि ज्यादा शशि थरूर साहब हैं, उसमें कोई शक नहीं मुझे लगता। मैंने आपको समझाया कि मुझे केरला से लोग मिले उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उन्होंने कहा कि ये वहां की जुबान वो मादरी जुबान है इसकी जी। वो तो वही बोलता है, हिज फर्स्ट लैंग्वेज इज मदर टंग जी, सेकेंड लैंग्वेज उसकी हिंदी और इंग्लिश बराबर है जी। इसमें काबिलियत है, ये तीनों जबानें काबिलियत से बोलता है जी। और मुझे लगता है कि देखिए एक तो अंदरूनी मामलात हैं हिंदुस्तान के, भारत के, दूसरा ये है कि विदेश के मामलात है जिस पर शशि थरूर की नजर बड़ी गहरी है जी। मुझे हिंदुस्तान में कोई नजर नहीं आता जिसको विदेशी मामलात पर हिंदुस्तान के हक में, इन्हें हिंदुस्तान के फेवर में
जी जो बातें शशि थरूर को मालूम है जी कि बाहर की दुनिया को क्या कहा जा सकता है, शशि थरूर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। ये जी। मेरा विश्वास है उसकी काबिलियत के बारे में। लेकिन इसी पैमाने पर मैं कहता हूं कि मुझे दिल में कदर है खारगे साहब के लिए। तो अच्छा, एक बात और बताइए सैफुद्दीन जी, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास चलूंगा। शशि थरूर कह रहे हैं कि कुछ नेता दबाव बना रहे हैं इलेक्शन में खड़गे जी को सपोर्ट करने के संदर्भ में। क्या इतनी करते? सच शशि थरूर कह रहे हैं कि कुछ बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं, शायद एक ये जो संजय झा बोल रहे थे बॉम्बे से, जी। उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट का बोला जा रहा है। अगर ये दोनों कांग्रेसी है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, फिर ये किस तरह हो रहा है? उन्होंने कहा संजय झा ने कि इस तरह से पार्टी को नुकसान होगा, ये गलत बात है जी। तो फैसला लेना चाहिए जी। अगर आपको शशि थरूर पसंद है, पार्टी के हक में काम करेगा, हिंदुस्तान के इस नीति के बारे में जानकार है, अंदरूनी मामला का जानकार है, काबिल आदमी है, तो इसको सपोर्ट कीजिए। और जो संजय झा का मतलब है वो ये है कि पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब पार्टी का एक जगह दो कैंडिडेट देखता है कांग्रेस पार्टी के और एक जगह सपोर्ट करता है चोरी छुपे, वो तो गलत बात है, उससे पार्टी को नुकसान होगा। मैंने संजय को कहा आपका सही है, खुला पार्टी का कैंडिडेट उतरना चाहे मैदान में, जिसके साथ सारी पार्टी रहेगी। ये जो चोरी छुपे मदद करना है उससे पार्टी कमजोर हो जाएगी। चोरी छुपे मदद करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात उभर कर आ रही है। गुरदीप सप्पल जी मेरे साथ हैं। 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे जब टीवी पर चलते हुए हम देख रहे थे आज भोपाल में, तो लोगों का सहारा लेकर चल रहे थे। उनके संदर्भ में उम्मीद की जा रही है कि उनके आने से कांग्रेस को सहारा मिल जाएगा। गुरदीप सप्पल जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि शशि थरूर बेहद प्रतिभावान है। सैफुद्दीन सोच जैसे अनुभवी राजनीतिक की जो स्वयं जीवन के 8 दशक पूरे कर चुके हैं, उन्हें भी कांग्रेस के भविष्य की संभावना शशि थरूर के साथ दिखती है। आप उन शशि थरूर को भुला खड़गे जी के साथ कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? जिस व्यक्ति से इस मोदी शाह के दौर में अपनी सीट ना बचाई जा सकी, जो लगातार अजय योद्धा था, उस पर दाव लगाने की कोशिश हो रही है कि उनके बूते पे अब आप कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर लेंगे। कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, या आपको एक कठपुतली चाहिए थी? उसके लिए लगता है शशि थरूर उपयुक्त नहीं है, खड़गे जी उपयुक्त रहेंगे। क्या कहते हैं सप्पल जी? हिमांशु जी, पहले तो जो 2-3 बातें हुई जी, एक तो ये क्या है कि कांग्रेस का 5वां नहीं 6ठा चुनाव है जी। 1939 में चुनाव हुआ था, 1948 में हुआ, 1950 में हुआ, 98, 2000 और अब, क्योंकि पूरे मीडिया में पांचवा चल रहा है, तो मुझे लगा पहले वो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ठीक कर दें। जी। दूसरा, ये कांग्रेस का इंटरनल चुनाव है जी। और ये एज अ कांग्रेसमैन ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी क्षमता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। और मैं आपकी बात का भी विरोध करूंगा, क्योंकि आपने खुद बोला कि शशि थरूर इलीट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। वो एक सैलरीड क्लास के व्यक्ति के पुत्र थे। पढ़ाई लिखाई कर पढ़कर उन्होंने जीवन में अपना एक मुकाम बनाया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुकाम बनाया। और ये खूबसूरती रही नेहरूवियन मॉडल की कि आम माफ करिएगा गुरदीप सप्पल जी, ये वही शशि थरूर है ना जिनके संदर्भ में सोनिया गांधी ने एक समय कहा था कि लोग इकोनॉमी क्लास में चले, तो उन्होंने ट्वीट किया था अब मैं भी कैटल क्लास में सफर करूंगा। इसके बाद आप मुझे बता रहे हैं कि आप शशि थरूर के संदर्भ में ठीक नहीं कह रहे हैं। नहीं, आम आदमी देश का जिस क्लास में सफर करता है उसको बकरियों का क्लास बता देने वाले शशि थरूर के संदर्भ में अगर मैंने टिप्पणी कर दी, आपको बड़ा बुरा लग गया? क्या हो गया गुरदीप सप्पल जी? अगर मैंने ये कहा कि वो एक अभिजात्य वर्ग को ताल्लुक रखते हैं, वह बेहद प्रतिभावान है, योग्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को सार्वजनिक किया हुआ है, खारिज कर देंगे आप उसे? हिमांशु जी, इलीट क्लास का संदर्भ अलग होता है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि इस देश के अंदर नेहरूवियन मॉडल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, हम सब उसकी पैदाइश हैं, जिनको ये विश्वास था कि अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप इस देश के अंदर टॉप तक पहुंच सकते हैं। शशि थरूर भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप पर पहुंचने के बाद, उस व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद आप उन्हें इलीट कह के लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये मेरा कहना था। दूसरी बात,
खड़गे जी की बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर है, जो आपने भी कहा कि मैं एज कांग्रेस प्रवक्ता आज इस डिबेट के अंदर नहीं हूं, बल्कि चूंकि मैं खुलकर खड़गे जी के कैंपेन को देख रहा हूं, उनको समर्थन कर रहा हूं, तो उनकी ओर से बोल रहा हूं। देखिए, खड़गे जी की जो शख्सियत है, आपने तो ये कह दिया कि वो चल नहीं पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस के लोगों को या दूसरों को देखने में इसमें तकलीफ हुई। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो शख्सियत है क्या। एक गरीब मिल मजदूर का बेटा जो दलित वर्ग से आया, वो भी पढ़ाई कर लॉ करने के बाद उसने अपना करियर बनाया। वो थे इस देश के अंदर बिना किसी बैकग्राउंड के आप पढ़ाई कर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सामने गरीबी के बारे में कि हम गरीबी में पलकर आगे बढ़े हैं, बहुत सारे नेता हमने देखे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की खासियत है कि वो लोगों ने पढ़ाई के दम पे, अपनी क्षमता के दम पे गरीबी को पीछे छोड़ा। खड़गे जी भी उन्हीं में से एक है, जिनकी शुरुआत एक गरीब मिल मजदूर दलित के बेटे थे। वो पढ़ाई कर आगे बढ़े और बहुत कम उम्र में अपनी प्रशासनिक क्षमता को स्थापित किए। आज आप अभी बात कर रहे थे कि जी लैंग्वेज की बात आती है, मैं आज इसको क्लियर कर दूं कि वो जैसे नरसिम्हा राव पॉलीग्लॉट बोलते हैं कि पॉलीग्लॉट थे, जैसे शशि थरूर भी काफी जानते हैं लैंग्वेजेस, 6 भाषाओं के ज्ञाता हैं। आपको शायद इस बारे में मालूम नहीं होगा कि 6 भाषाओं को वो जानते हैं। और शायद डॉक्टर अंबेडकर के बाद तमाम धर्मों की स्टडी जितनी ज्यादा मैंने खड़गे जी के अंदर देखी है, 2 साल के साथ काम कर रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये एक उपलब्धि भारत की है कि इस तरह के लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि ज्ञानवान हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने आगे दिए हैं। लेकिन खड़गे जी को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत बातें होती हैं प्रशासनिक प्रोपेगेंडा की, जो बीजेपी के टाइम पे आप सुनते हैं, लेकिन अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि जो सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम की कॉन्सेप्ट था कि एक विंडो से सारी प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी, ये खड़गे जी लाए थे कर्नाटक के अंदर मिनी विधानसभा हर डिस्ट्रिक्ट में बनाकर। ये तो क्योंकि उस जमाने में प्रोपेगेंडा करने का इतना चलन नहीं चला था, तो शायद आपको इसका मालूम नहीं। इस देश के अंदर सबसे पहले साइबर क्राइम को उठाने वाले व्यक्ति खड़गे जी होम मिनिस्टर रहे हैं। इस देश के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने वाले खड़गे जी रहे हैं। इस देश के अंदर पहली बार जो स्वास्थ्य बीमा योजना है मजदूरों के लिए लाने वाले, वो खड़गे जी रहे हैं। एक व्यक्ति जो नए नए आइडियाज पे काम करता रहा, चाहे वो होम मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे लेबर मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे इंडस्ट्रीज के रूप में हो, उन व्यक्ति की एक लंबी पीछे हम इतिहास देखते हैं। और वो इतिहास हमको बताता है कि ए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बी, वो जीरो से उठकर उन्होंने इस देश के अंदर अपनी जगह बनाई है, एक वंचित समुदाय से आते हैं, लेकिन अपनी पहचान को वहां तक सीमित नहीं रखा, वो सबके नेता बने। सी, वो ज्ञान है आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं वो प्रकांड पंडित हैं, धर्मों के प्रकांड पंडित हैं, लोक साहित्य के पंडित हैं। अगर कभी आप उनके साथ बैठेंगे तो लोक साहित्य की, लोकोक्तियों की जो उनको जानकारी थोड़ा मैं सफल जी थरूर बनाम खड़गे पे रहना चाहता हूं, और दूसरा, आप जितनी भी बातें मुझे टारगेट करके कह रहे हैं उसे सैफुद्दीन सोच को समर्पित कीजिए। ये जितनी भी दलीलें थरूर साहब के संदर्भ में थी वो सैफुद्दीन सोच साहब ने दी। वो इतनी भाषाएं बोलते हैं, वो इस तरीके का एक्सपोजर रखते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, ये सब उनकी दलील है। थोड़ा आप समझाइए कि थरूर क्यों नहीं और खड़गे क्यों? थरूर से किन मामलों में खड़गे बेहतर? 2 प्रत्याशी हैं, मतदाता को यह स्पष्ट आना चाहिए कि इस मामले में खड़गे जी थरूर जी से ज्यादा बेहतर है, इसलिए वोट इनको जाना चाहिए। तो थोड़ा उसके संदर्भ में दलील दीजिए ना, उसके संदर्भ में आप दाएं बाएं क्यों हो रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट बताइए कि थरूर जी में ये नहीं है, खड़गे जी में ये है, इसलिए खड़गे जी को चुनिए। नहीं, मैं दाएं बाएं नहीं हो रहा, बिल्कुल स्पष्ट मैंने कहा, मैं तो खड़गे जी के समर्थन में खड़ा हूं जी। थरूर साहब के कैंडिडेचर के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं उनको मानता हूं कि वो इस लायक हैं कि इस पद के लिए वो लड़ रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है जी। सवाल यह है कि हम खड़गे जी के पक्ष में क्यों हैं। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खड़गे जी कांग्रेस की राजनीति में जिस तरह की प्रशासनिक समझ रखते हैं, सांस्कृतिक समझ रखते हैं, इस देश के तमाम कार्यकर्ताओं को हर स्टेट में वो डायरेक्टली जानते हैं। आज इस ट्रांजिशन के फेज में जब कांग्रेस पार्टी में 2-3 चीजें हो रही हैं,
राहुल गांधी आज सड़क के ऊपर है। जो आप कई बार मुझसे डिबेट में पूछते थे कि कांग्रेस कब सड़क पर आएगी, आज कांग्रेस सड़क पर पूरे देश के अंदर आ रही है। उस एनर्जी को इकट्ठा करना, उस एनर्जी को संगठन में परिवर्तित करना, उसके लिए ऐसे नेता की जरूरत है जो पूरे देश में कार्यकर्ताओं को पहचानते हो, पूरे देश में कांग्रेस के लीडर्स को पहचानते हो, जानते हो। वहां पे खड़गे जी की भूमिका। और दूसरी बात कि खड़गे जी का जो पूरा एक रोल रहा है पिछले 8 साल के अंदर केंद्र के अंदर, जो हमने देखा है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, वो एक विश्वास जगाता है हम लोगों के अंदर। उस विश्वास के सपल जी थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं। जिस शख्स को आपने 2014 से लेकर 2000 लोकसभा में नेता के अपनी सीट नहीं जा सके, पसंद है तो राहुल गांधी सड़क पर उतर गए हैं। दिल्ली में सत्ता को सुरक्षित रखना है तो एक ऐसा व्यक्ति शशि थरूर एक संभावना हो सकती है, चुनौती हो सकते हैं। इसलिए नहीं, थरूर नहीं, खड़गे ठीक रहेंगे। इस प्रकार का आकलन एक बड़े सर्कल में है। थोड़ा तर्क सही समझाइए। जो व्यक्ति नेता रहते हुए अपनी सीट नहीं बचा पाया, उससे आप पार्टी बचाने की उम्मीद कर रहे हैं, पार्टी संवारने की उम्मीद कर रहे हैं। या राहुल गांधी के संदर्भ में चीजें सुरक्षित रहें, गांधी परिवार का वर्चस्व सुरक्षित रहे, इसलिए बेहद मुफीद है मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर के संदर्भ में वो विश्वास नहीं आता, वो भरोसा नहीं आता, वो भरोसा दिग्विजय सिंह के संदर्भ में भी नहीं आता। इसलिए ये लोग हाशिए पर देखे जा रहे हैं और खड़गे जी आगे बताए जा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ, पहला क्यों चुनाव हारे जी, 50 साल में पहला चुनाव हारे, ठीक है हारे। उस क्राइटेरिया पे तो ना इंदिरा गांधी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, ना वाजपेयी जी को बनना चाहिए था, ना आडवाणी जी सर्वमान्य नेता होने चाहिए थे। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा के अंदर अगर 50 साल में वो एक चुनाव हार गए, इसको डिस्क्वालिफिकेशन आप मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट सी बात है। 50 साल चुनाव जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और वो भी ऐसे समुदाय से आना जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से वंचित है, बिना प्रशासनिक अनुभव के, बिना समझ के। बहुत आपत्ति है क्योंकि मैं देख रहा हूं वो उस पार्टी ने चलाया जो रिमोट कंट्रोल्ड है आज से 2 साल। वो पार्टी की भाषा हम आम लोगों में खुद प्रमोट क्यों करेंगे? हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 50 साल से भारतीय राजनीति के अंदर ना केवल चुनाव जीतते रहे बल्कि आइडियाज पे काम करते रहे, जिनकी एक सर्वमान्य इज्जत है, वो कठपुतली बनने को तैयार हो जाएंगे? हम क्या भारतीय लोकतंत्र को इतना कमजोर क्यों मानते हैं? ये आरएसएस का मॉडल है जहां पे कठपुतली सरकारें चलाई जाती हैं। ये आरएसएस का मॉडल है जहां रिमोट से सरकारें चलाई जाती हैं। ये कांग्रेस का मॉडल। तो सपल जी, आपका मानना है कि नरेंद्र मोदी एक कठपुतली हैं जो आरएसएस के रिमोट पर काम करते हैं, या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी वो फनकार हैं जिन्होंने आरएसएस को अपने नियंत्रण में काम करना के लिए मजबूर कर दिया है? थोड़ा स्पष्ट हो जाए, विषय से थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, पर फिर भी आपने टिप्पणी ऐसी कर दी तो लगा कि पूछ लिया जाए, आपके नजरिए को जान लिया जाए, थोड़ा स्पष्ट हो जाए ना। हिमांशु जी, थोड़ा सा इतिहास में जाइए ना। 2002 में नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के प्रवक्ता थे और महामंत्री थे। अचानक से बिना कभी जिंदगी में पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था, अचानक से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कौन सी ऐसी खूबी थी कि बीजेपी ने उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया था? वो कौन सा ऐसी चुनाव प्रक्रिया से निकल कर आए थे कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने? उनकी काबिलियत पे, योग्यता पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये कहना कि वो मुख्यमंत्री अपनी क्षमता के दम पर बीजेपी के आप विषय पर नहीं रह रहे, आज थोड़ा भ्रमित हो जा रहे हैं। सीधा सवाल था, आपने कहा कि भाजपा में कठपुतली के संदर्भ में बात होती है, आरएसएस की कठपुतली होती है। मैंने एक सीधा सवाल किया, क्या नरेंद्र मोदी को आप आरएसएस की कठपुतली मानते हैं, या नरेंद्र मोदी को ऐसा फनकार मानते हैं कि जिन्होंने आरएसएस को भी अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य कर दिया? आपने इस पर टिप्पणी की, आपने चाहा कि 2002 की बात कर लें, 2001 की बात कर लें, अपने सुविधा अनुसार बात कर लें, पर ऐसा तो नहीं होगा ना। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पूर्व कांग्रेसी वर्तमान भाजपाई क्या मान रहे हैं इसके संदर्भ में? मोहन सिंह राठौर मेरे साथ में है। अफसोस तो नहीं हो रहा मोहन सिंह जी, एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी को आपने छोड़ दिया? हृदय फट तो नहीं यार आपका वेदना से कि कितना बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक स्वरूप आपकी पूर्ववर्ती पार्टी में देखने को मिल रहा है? कितने प्रतिभावान लोग
मतदाताओं के माध्यम से इस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने वाले हैं, और आप इस सबसे वंचित बस केवल जय हो वाली भीड़ का हिस्सा हो गए। क्या कहते हैं मोहन सिंह जी? चुनाव प्रक्रिया में देखें तो आपको ये लगेगा कि 9,000 लोग कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं जी, लेकिन इसकी शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो ये 9,000 लोग कैसे चुने गए जी, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जी, ये 9,000 लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं से नीचे से नॉमिनेट किए गए जी, किसी न किसी के द्वारा। और इसमें कभी भी गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो चुन के आ सके, क्योंकि जो आदमी भी स्वतंत्र विचारों का है उसको कहीं न कहीं बाहर कर दिया जाता है। और उसी दृष्टि से ये लोग जो चुन के आए हैं वो सामने हैं। अभी सामने जो दो लोग हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कांग्रेस के लोग जो दो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप अगर देखेंगे तो बीच में दिग्विजय सिंह साहब ने भी फॉर्म भरा था, फॉर्म लिया था लेकिन भरा नहीं था। तो जहां गांधी परिवार की इच्छा नहीं है वो न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही चुनाव जीत सकता है। मोहन सिंह जी, थोड़ा एक स्पष्ट तौर पर बताइए, क्या आप नहीं मानते हैं कि दो योग्य लोग मैदान में उतरे हैं, दो प्रतिभावान लोग मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस पार्टी के दो ऐसी शख्सियत मैदान में हैं जिन्होंने अतीत में अपने आप को साबित किया हुआ है, या आप मानेंगे कि एक चुके हुए लोग मैदान में उतरे हुए हैं? क्या बोलते हैं मोहन सिंह जी? थोड़ी ईमानदारी से बात कर सकेंगे, या भाजपा को होने के कारण से बाध्यता है, ईमानदारी से बात कैसे कर लो? मैं आपकी बात का स्पष्ट जवाब दे रहा हूं जो मुझे समझ में आता है। देखिए, ये जो दोनों ही लोग खड़े हैं दोनों ही योग्य भी हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत मेहनत से काम करके और इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन जब उसको चुनेंगे जिससे गांधी परिवार का हाथ होगा, ये निश्चित मानिए आप। और कांग्रेस की जो दिशा वर्तमान में है उस दिशा में परिवर्तन इसलिए नहीं आना है कि पहले जो होता रहा वही होने वाला है। ये कोई भी अध्यक्ष चाहे थरूर साहब बन जाए चाहे खड़गे साहब बन जाए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो मोहन सिंह जी, दो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। एक कि चुना तो वही जाएगा जिसकी और गांधी परिवार का इशारा होगा। दूसरा, चुन कोई भी लिया जाए कर कुछ नहीं पाएगा, करेगा तो गांधी परिवार ही करेगा। मुझे जाना है श्रवण गर्ग जी के पास विस्तार से टिप्पणी के लिए, लेकिन मैं सैफुद्दीन सोज साहब के पास इसलिए जाना चाहता हूं कि एक माहौल ये बना हुआ है कि खड़गे बनाम गांधी परिवार, मतलब खड़गे जी जो चेहरा है वो गांधी परिवार की छाया में है। चुनाव में अब कुल जमा 4 दिन बचे हैं, वातावरण ये बना हुआ है। थरूर साहब भी बोलते हैं कि गांधी परिवार का किसी को आशीर्वाद नहीं है, खड़गे साहब भी बोल रहे हैं कि गांधी परिवार की ओर से कोई मैदान में नहीं है, पर फिर भी माहौल ये बना हुआ है। ये सैफुद्दीन सोज साहब आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों बना हुआ है? देखिए, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान ने ये किसी सूरत में नहीं कम्युनिकेट किया है कि ये खास कैंडिडेट है जिसको आप कामयाब बनाएं। हाईकमान का बताना, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे किसी ने बात नहीं की जी। तो क्योंकि पार्टी के हाथ में संजय झा ने बात की थी, मैंने उनके साथ एक टेलीफोन करके अपनी आवाज मिला दी। आपसे ही कहते हैं, उनको बुरा लगा कि चोरी छुपे भी कुछ बताया जा रहा है, वो गलत है, उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी जी। मेरा ये कहना है कि थरूर साहब जो है वो मल्टी डायमेंशनल जैसे पर्सनैलिटी, मैंने उनकी किताब पढ़ी व्हाई आई एम ए हिंदू जी, और देखिए उन्होंने ऐसे अंदाज से वो किताब लिखी है कि सारी दुनिया में, अब देखिए कितने एडिशन उसके हो गए, वो सारी दुनिया को कन्विंस करना चाहता है कि मैं हिंदू क्यों हूँ। इन्हें हिंदू फिलॉसफी को यकतरफा तो नहीं बताया है, ऐसी मिसालें बताई, ऐसी लैंग्वेज में लिखा है। उस किताब के कितने एडिशन छप जाएंगे जी। उसमें शशि थरूर ने ये बताया मैं हिंदू क्यों जी, इन्हें सोच समझ के। कहने का मतलब ये है कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, इसको हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत पर गहरी नजर है, और जहां भी कहीं गलत बातें करते हैं कोई भी लोग, शशि थरूर खड़ा हो जाते ही बात कहता है। और दुनिया के मामलात में शशि थरूर को बड़ी नजर है, और दुनिया के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस में
इसका शुमार हो सकता है। मैं इसीलिए श्रवण जी के पास जाऊं उससे पहले सैफुद्दीन सोह साहब एक सवाल और करना चाहता हूं। ये शशि थरूर को आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ही उपयुक्त व्यक्ति मानते हैं या पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी एक संभावना भरा हुआ चेहरा मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का इंतखाब दूसरे तरीके से होता है। वो लेजिस्लेटर्स कहते हैं तो लोकसभा में अक्सरियत में होंगे, वो बनाएंगे। हमारे यहाँ जो आईन है हिंदुस्तान का बेहतरीन है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, वो अलग मामला है जी। इस वक्त वो शख्सियत चुननी है जो कांग्रेस पार्टी को अपनी मंजिल तक पहुंचाए और अपने जो विचारों की जो उसको गर्मी है वो जी। दिखाए, सारे मुल्क को एकजुट रखने में अपने ख्यालात बताई। मैं मानता हूं शशि थरूर जो है वो उस लिहाज से मल्टी डायमेंशनल है। कुल मिला के सैफुद्दीन सोह साहब बेहद प्रभावित हैं शशि थरूर की शख्सियत से, उनकी प्रतिभा से, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से। लेकिन क्या श्रवण गर्ग जी भी उस व्यक्तित्व से इतने ही प्रभावित हैं? क्या श्रवण जी मान रहे हैं कि कांग्रेस में चुनाव ईमानदारी से होने जा रहा है? क्या श्रवण जी मान रहे हैं कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के प्रति गांधी परिवार ने तटस्थता की नीति अपनाई हुई है? क्या देख पा रहे हैं श्रवण जी? मैं हिमांशु जी पहले सोह साहब की दो बातों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जी। सोह साहब ने थरूर साहब की एक किताब का जिक्र किया है जी। हिंदुइज्म पर, जी। व्हाई आई एम हिंदू। दूसरा, सोह साहब ने थरूर साहब की तारीफ में जो कहा है कि वो केरल से हैं, वहां की जुबान जानते हैं, जी। हिंदी और अंग्रेजी भी जानते हैं। सोह साहब ने 2018 में एक किताब लिखी थी और उसमें लिखा था कि जो कश्मीरियों की पहली पसंद आजादी है, जी। और उस कमेंट पर कांग्रेस ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी और जो अंग्रेजी में जुमला आया था उसको एक चीप गिमिक कहा गया था। जी। क्या शशि थरूर सोह साहब की जो फीलिंग्स हैं कि कश्मीरियों को आजादी दे देनी चाहिए, उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं श्रवण जी बीच में रोकना चाहूंगा, आपने टिप्पणी ऐसी कर दी जिसमें सैफुद्दीन सोह साहब का पक्ष हमें अभी ही सुनना चाहिए। वरिष्ठ नेता है सैफुद्दीन साहब, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी सोह साहब, आप श्रवण जी की टिप्पणी पर कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मेरे भाई मेरी किताब डिस्कस करने लगे जी। वो तो सारे हिंदुस्तान में विलायत में सबके सामने कमेंट है। अभी तो मैंने देखे ऐसी उस पर आ गए हैं तबसरे, ये अलग बात है। इस वक्त सवाल है कि हिंदुस्तान को, कांग्रेस पार्टी को एक डायनेमिक लीडर चाहिए और मुझको नजर आता है कि खारगे साहब का दिल में एहतराम रखते हुए मैं कहना चाहता हूं शशि थरूर कैन रेंडर बेटर सर्विस टू इंडिया एंड द पार्टी दैट इज कांग्रेस पार्टी। वो बड़े डायनेमिक हैं। मैंने इसलिए केरला की जबान लाई, उनकी मदर टंग। वो जाते हैं मदर टंग में बात करते हैं, फिर जहां जरूरत पड़े हिंदी में बोलते हैं और फंसी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और जहां जरूरत पड़ती अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाए, उसको चार चांद लगाए और विदेश में जाए तो किसी के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। ही इज अ जीनियस। ही इज अ जीनियस, ये कहना है सैफुद्दीन सोह साहब का। जी श्रवण जी, थोड़ा शशि थरूर और खड़गे जी भी रह लेते सर, सैफुद्दीन सोह साहब को फिर डिस्कस कर लेंगे अगर आपको बहुत आपत्ति ना हो तो। सैफुद्दीन सोह साहब ने एक और बात कही उनके केरल के ओरिजिन और उनकी बातों को लेकर। जी, केरल प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं सुधाकरन जी, उन्होंने खड़गे साहब की तारीफ में किया है कि एक ऐसा आदमी चाहिए जी जो पूरी सारी जनरेशन, सारी पीढ़ियों के साथ काम कर सके और आरएसएस और संघ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। जी, देखिए थरूर साहब के ऊपर आरोप है, अगर उनकी टिप्पणी पर जाएं तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद जी
उत्तर प्रदेश की जीत को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही मतलब उनमें बहुत ही डायनेमिज्म है, उत्साह है, जोश है और पूरा जो क्रेडिट देना चाहिए बीजेपी की विक्ट्री की उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, वो उनको प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जी। दिक्कत क्या है, देखिए मैं अब आता हूं अपनी आपकी जो बात पर, जी, खास बात पर, कि ये मामला खड़के साहब और वो उनका नहीं है, अपने थरूर साहब का। जी, ये मामला ये है कि कांग्रेस के आम आदमी का और कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उसकी लीडरशिप का कंफर्ट लेवल किस आदमी के साथ हो सकता है। जी, थरूर साहब को जानते हैं कि उनको लाइमलाइट में रहना कितना पसंद है। जी, जी, श्रवण जी आपकी आवाज आ रही है? लाइमलाइट में रहना कितना पसंद है। जी। और दूसरा ये कि वो मतलब उनका कम्युनिकेशन गांधी फैमिली से इस समय कितना है, गांधी फैमिली से कम्युनिकेशन की जरूरत है कि नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष को। और दूसरा एक जो पॉइंट है वो ये है कि अगर थरूर बनते हैं तो वो कांग्रेस में उनके ज्यादा मित्र होंगे कि ज्यादा दुश्मन होंगे। जी। क्या कमलनाथ, क्या गहलोत, क्या भूपेश सिंह बघेल, ये तमाम लोग जो हैं थरूर का कहना मानेंगे, थरूर की लीडरशिप को मंजूर करेंगे कि नहीं करेंगे। जी। तो ये जो गांधी फैमिली को लेकर जो एक इश्यू है कि ये इलेक्शन जो है वो मैं इस तरह से देखता हूं कि वो गांधी फैमिली के इम्पोर्टेंस को रीस्टेब्लिश करने की एक जरूरत के तौर पर मैं उसको देखता हूं। जी। और आप देख रहे हैं कि जो G23 के जितने लोग थे, मतलब खड़के साहब ने एक चीज जो कही है वो ये कही है, मैं मतलब खड़के साहब की जरूरत के बारे में उनकी उम्र को देखते हुए बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि और कांग्रेस में चूंकि कंफर्ट लेवल ही 80 से ऊपर के लोगों के साथ रहता है, मनमोहन सिंह के साथ था, खड़के साहब के साथ है, तो वो उम्र का कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं जी कि खड़के साहब का होना इस समय जरूरी है जी जिस तरह की जरूरत कांग्रेस को है। और वो कह रहे हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप की कांग्रेस में जरूरत है। जी। तो अब उनकी खड़के साहब की जो चुनौती है वो तो बड़ी है। आपने तो बता दिया कि कैसे वो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए। जी। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में जो उनका गृह प्रदेश है वहां सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में जो झगड़ा चल रहा है जी। वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2013 में खड़के साहब का अधिकार या हक छीनकर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए थे। जी। वहां पर जी। 3 बार ऐसे मौके आए कि खड़के साहब वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एक बार SN कृष्णा बन गए, दूसरी बार धर्म सिंह बन गए, तीसरी बार सिद्धारमैया बन गए। जी। तो ये जो इश्यूज हैं, ये अपना जो राजस्थान का इश्यू है, गुजरात का इलेक्शन है, कर्नाटक है, इसको कैसे डील करते हैं खड़के साहब, वो बड़ी चुनौती रहेगी। श्रवण जी मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि कांग्रेस की जो जरूरत है, खड़गे जी कांग्रेस की जरूरत है या खड़गे जी गांधी परिवार की जरूरत है? थोड़ा स्पष्ट करिए ना श्रवण जी। मेरा ये मानना कांग्रेस की जरूरत है। जी। मेरा इसलिए ऐसा मानना है कांग्रेस की जरूरत है जी। कि थरूर उस कमी को पूरा नहीं कर सकते जी। जो कांग्रेस की जरूरत है कि वो सबको लेकर साथ लेकर चल सकें। जी। थरूर एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, वो ग्लैमर और उनकी कई चीजें ऐसी हैं जो आम कांग्रेस के आदमी को अलग करती हैं, जी। ग्रास रूट वर्कर से अलग करती हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर से अलग करती हैं। और जो नॉर्थ का पूरा इलाका है जहां की अभी
एक जरूरत है बड़े पर्सनैलिटी की जो सबको साथ लेकर चल सके। उसके लिए जो मुझे लगता है कि जो खड़गे साहब हैं वो ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। मैं श्रवण जी एक सवाल और करूंगा, फिर मोहन सिंह राठौर कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनेंगे। खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होते हुए पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान गए, जिस वरिष्ठता के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिस सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार का संदेश लेकर जाने की बात कर रहे हैं, और विधायकों की बैठक तक ना करा सके। क्या कहते हैं श्रवण जी, इतना आसान है? खड़गे जी का आने से समाधान निकल जाएगा? मेरा ये पूछना है कि आपसे पूछता हूँ या हिमांशु जी, मैं सब लोगों से पूछ सकता हूँ कि खड़गे साहब को क्या करना चाहिए था वहां, जब वो देख रहे हैं कि 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है जी और विद्रोह कर दिया है, तो उस विद्रोह को प्रेसिपिटेट करना चाहिए उनको कि एक सीजन परिवार के बूढ़े मुखिया की तरह चुपचाप वापस लौट आना चाहिए। और खड़गे साहब के वापस आने के बाद भी कांग्रेस ने ऐसा क्या कर लिया कि गहलोत साहब के मामले को शांत कर लिया हो। अडानी साहब के इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपने राहुल गांधी का बयान सुना हो जी, जिसमें गहलोत साहब को डिफेंड किया गया है जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान का मामला कितना गंभीर है। जी, ये कोई आसान मामला नहीं है राजस्थान का। जो आदमी कांग्रेस अध्यक्ष जिसको परिवार बनाना चाहता था, ये उसने विद्रोह किया है। मतलब ये कि इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा सैनिकों ने मारा है जी। तो ये जो एक हुआ है कांग्रेस में, ये बहुत सप्पल साहब शायद मेरी बात से सहमत नहीं है, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ? श्रवण जी ये कह रहे हैं, श्रवण जी की अपनी टिप्पणी है, लेकिन ये कांग्रेस की और खड़गे जी की दोनों की बिचारी बता रहे हैं। श्रवण जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या करते खड़गे जी। अब सवाल तो इसी बात का है, जिस चुनौतियों से कांग्रेस घिरी हुई है उसमें क्या करते खड़गे जी। अगर इस सवाल के साथ खड़गे जी तो फिर उम्मीद भविष्य को लेकर कैसे करें? सवाल है। सप्पल जी उत्तर देना चाहते हैं, उनके उत्तर के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मोहन सिंह जी को लग रहा है ये ठीक मौका है अपने तड़का लगाने का। तो एक बार मोहन सिंह जी का तड़का सुन लेते हैं, उसके बाद में सप्पल जी के पास में हस्तक्षेप के लिए जाते हैं। जी मोहन सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं कि खड़गे साहब बनेंगे या थरूर साहब बनेंगे जी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि चुनाव हो क्यों रहे जी। ये कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के चुनाव नहीं है जी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार और वंशवाद के ऊपर जो अटैक किया है जी, जो इनको नस्ते नाबूद करने की कोशिश की है, तो जितनी भी पार्टियां वंशवाद से ग्रसित हैं उन पार्टियों को कहीं न कहीं रास्ता ढूंढने की जगह नहीं मिल रही जी। तो इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को आगे लाया जाए ताकि ये वंशवाद का जो लगातार बनने का प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं विराम लग तो जाए। कुल मिला के मोदी जी के दबाव में एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। यह मोहन सिंह जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश में विषय बना दिया वंशवाद, उसके चलते कांग्रेस ऐसी औपचारिकता को पूरा कर रही है। लेकिन बहरा गुरदीप सप्पल जी श्रवण गरी जी की बातों से लेकर सहमत या असहमत जानने में हमारी दिलचस्पी है। जी गुरदीप जी क्या हो गया? देखिए, पहले तो जो श्रवण जी ने एनालॉजी इस्तेमाल की जी, कि इंदिरा जी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने मारा और संकेत दिया कि वैसी घटनाएं गलत है। लोकतंत्र के अंदर ये स्वस्थ परंपराओं का भी हिस्सा माना जाता है कि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, पार्टी के दायरे के अंदर लड़ते हैं, पार्टी का सिस्टम उसको एड्रेस करता है। दो अलग अलग चीजें हैं। खैर, मैं अपनी बात को वहीं पर रखूंगा। देखिए, पूरी डिबेट को जिससे फ्रेम कर रही है बीजेपी, उसमें मुझे लगता है संदेश ये दे रहे हैं कि जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, जो हार गया वो विपक्ष में बैठेगा, तो अगर थरूर साहब या खड़गे साहब में से एक जो विपक्ष में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं जी। दोनों टैलेंट कांग्रेस पार्टी के हैं और दोनों में से जो भी जीतेगा और जो भी हारेगा, दोनों कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का हिस्सा है जी। ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल है। और अगर आप ये कहते हैं मोहन सिंह जी कि ये मोदी जी के वंशवाद के आरोपों की वजह से रास्ता ढूंढा जा रहा है,
तो मोदी जी तो 98 और 2000 में राष्ट्रीय पटल पे भी नहीं आए थे, सीएम भी नहीं बने थे जी। तब तक वो सारथी की भूमिका ही सबसे बड़ी भूमिका रही थी उनकी। अचानक से आरएसएस ने लाके बिठा दिया, जो आप कठपुतली की बात कर रहे थे ना जी। तो वो कहीं से नहीं आए थे, आरएसएस ने कहीं से फैसला लिया और मोदी जी मुख्यमंत्री अगले दिन बन गए। तो ये मत बोलिए, कांग्रेस पार्टी में जब जब जरूरत हुई चुनाव हुए हैं। अब या तो गांधी फैमिली इतनी कमजोर है हिमांशु जी कि वो थरूर साहब धुरंधर प्रचार कर रहे हैं और उनको करने दे रहे हैं, या वो इतनी मजबूत है कि सब कुछ खुद डिसाइड कर रही है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है और दोनों में से एक भी चीज सही नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वास्तविक चुनाव हो रहे हैं। जो मोहन सिंह जी ने कहा कि 9800 प्रतिनिधि कहां से बने, शायद आपको मालूम नहीं है मोहन सिंह जी, वो हर एक ब्लॉक से निकल कर आए हैं। पूरे देश के अंदर 2 साल की प्रक्रिया चली है, रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे, वो गए हैं। दिक्कत ये है सप्पल जी कि मोहन सिंह जी ने अपनी जिंदगी इन सारी प्रक्रियाओं में ही बिता दी। ये जितने भी बनते हैं ना प्रतिनिधि, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, ये खेल मोहन सिंह जी ने बड़ा लंबा खेला है, इसीलिए उनको टिप्पणी करने के संदर्भ में थोड़ा मौका मिला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपके पुराने साथी रहे माधवराज सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 40 साल बिताए हुए मोहन सिंह जी ने इन्हीं खेलों को करते हुए, तो इसलिए उन्हें टिप्पणी करने का अख्तियार है। आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपके पुराने साथी हैं। मुझे मालूम है ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ऐसी जगह पे गए हैं जहां ये होता ही नहीं है। ना प्रतिनिधि बनते हैं, ना वहां पे कोई इस तरह के चुनाव होते हैं, ना पीआरओ होते हैं, ना एपीआरओ होते हैं। वो उस पार्टी में चले गए जहां सब कुछ रिमोट कंट्रोल से तय होता है। लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं हिमांशु जी। अभी कुछ महीने पहले इस देश में एक ट्राइबल राष्ट्रपति दी गई जी, उसको एक बहुत बड़ा सांकेतिक महत्व का बताया गया, जिसका हम भी समर्थन करते हैं जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति जिनके पीछे 50 साल का अनुभव है, जिसकी स्वीकार्यता अगर पार्टी में है तो पूरी स्वीकार्यता है, जो प्रूव होगी अगले कुछ दिनों के अंदर, वो दलित समुदाय से आते हैं और वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है इस देश के अंदर, ये इसका भी हम कोई इसके सांकेतिक महत्व को भी नहीं समझेंगे। ये वो पार्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है जो साबित कर रही है कि किसी एक धर्म, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। सप्पल जी थोड़ा ईमानदार रहो, आप प्रत्याशी हैं या मनोनीत है? भाई राष्ट्रपति के तौर पर पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर तय किया था द्रौपदी मुर्मू को, पार्टी ने तय किया था, पार्टी ने उस अनुसार प्रचारित किया। तो क्या गांधी परिवार ने थरूर और खड़गे जी के बीच में क्या खड़गे जी के नाम पे मोहर लगा दी है? थोड़ा स्पष्ट कीजिए। पार्टी हाईकमान शब्द का इस्तेमाल सैफुद्दीन सोज भी कर रहे हैं। तो क्या एक दलित के लिए गांधी परिवार खड़ा हो रहा है, या दलित को उसके हाल पे छोड़ दिया, भैया अपना समर्थन जुटा लो और बन जाओ? या गांधी परिवार ने कहा एक दलित सामने आया है, गांधी परिवार की जिम्मेदारी है एक दलित को इस सर्वोच्च पद में पहुंचाना है? थोड़ा स्पष्ट करें, क्या गांधी परिवार यह साहस दिखा रहा है कि इस महत्वपूर्ण मौके पर एक दलित के साथ खड़ा होगा, एक ऐसे नेता के साथ खड़ा होगा जिसका 50 साल का सार्वजनिक जीवन यश से भरा हुआ है? थोड़ा स्पष्ट करिए ना गुरदीप सप्पल जी, कहानी आज ही अंत तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम में। हिमांशु जी आज पहली बार आपके सवाल भटक रहे हैं, बताता हूं क्यों जी। स्पष्ट रूप से चुनाव हो रहा है, जो खड़गे जी ने अपनी दावेदारी पेश की जी, और चुनाव में वो वोटों की अपील कर रहे जी, ठीक है, ठीक। गांधी फैमिली की भूमिका खड़गे जी को आगे बढ़ाने में जी 14 में भी थी, जब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, वो अलग बात है कि दर्जा ऑफिशियली नहीं मिला था, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। चूंकि वो एक कम्युनिटी से थे, उस कम्युनिटी के एम्पावरमेंट किया गया, वो तो फैसला सोनिया जी का था। उस फैसले में 8 साल में देश में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के देखा है कि खड़गे जी की काबिलियत क्या है, उसी के दम पे वोट मांगे जा रहे हैं। इसमें विरोधाभास हमको तो कहीं दिखता नहीं है। अरे कांग्रेस मामूली तो सवाल किया गुरदीप जी, और आपने कह दिया कि आपके सवाल भटक रहे हैं। भाई इतना ही तो पूछा। भाई आज गुरदीप सप्पल जी वोटर होते हुए भी इस कार्यक्रम में बैठ के बोल रहे हैं ना कि मैं खड़गे जी के साथ हूं, मैं खड़गे जी के लिए अपील कर रहा हूं, मैं खड़गे जी के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना सवाल कर लिया कि एक दलित मैदान में उतरा हुआ है, गांधी परिवार है, सोनिया गांधी जी, चलिए वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दीजिए, पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो किसी पद पर भी नहीं है। क्या उन्होंने समर्थन की अपील कर दी है? एक दलित सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी मैदान में है, मेरा वोट उन्हें जाएगा। कमलनाथ जी उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष है, मेरा वोट खड़गे जी को जाएगा। दिग्विजय सिंह है, स्पष्ट तौर पर है,
मेरा वोट खड़गे जी को जाएगा। सैफुद्दीन सोज साहब हैं, दबंगाई से इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि मैं शशि थरूर के साथ हूं। मैंने पूछ लिया आपसे मामूली सा सवाल, क्या गांधी परिवार दलित के संदर्भ में, दलित के सम्मान के लिए, दलित के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है? उसका उत्तर दे दीजिए ना, मेरे सवाल को खराब क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप तो थोड़ा घबरा गए मेरे मैं घबरा गया अटैक से। नहीं, काउंटर अटैक से। देखिए, आप इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फैसला हुआ, एक दिशा निर्देश आया कि जो भी व्यक्ति किसी पद पर है वो वोट की अपील नहीं कर सकता है। इसी कारण से कोई भी पदाधिकारी वोट की अपील नहीं कर रहे, पहली बात, ताकि वोट को फेयर। राहुल गांधी किस पद पर है? मेरा विनम्र अनुरोध भरा सवाल गुरदीप सप्पल जी से। गांधी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, शायद आप भूल रहे हैं। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स में ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होगा ताकि इन्फ्लुएंस करने का कोई आरोप ना लगे। तो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होने जा रही है सप्पल जी? कमलनाथ जी सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं, मेरा वोट खड़गे जी को जाएगा, क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह जी किसी पद पे नहीं है और कमलनाथ जी के बयान के बारे में मेरे को तो कम से कम यहाँ दिल्ली में कोई जानकारी नहीं मिली। और दूसरी बात जी, जो आप इस बाइनरी में उलझा रहे हैं, आप इस बात को भूल रहे हैं कि खड़गे जी कांग्रेस के सिस्टम में रहकर उसकी राजनीति कर आज इतने मजबूत हुए हैं कि वंचित वर्ग से आने के बावजूद वो फैक्टर नहीं है, वो कांग्रेस में सर्वमान्य नेता वो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, गुरदीप सप्पल जी का कहना है। लेकिन मैं थोड़ा विषय को अब समय अपन की ओर ले जाना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब के पास जाना चाहता हूं। और सोज साहब, आपसे जानना चाहता हूं, दो करिश्मे हुए, एक जब गांधी जी जैसे शख्सियत का समर्थन पट्टाभी सीतारमैया जी के साथ था, तो भी चुनाव जीतने का इतिहास सुभाष बाबू के द्वारा रचा गया था। और आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत इस देश की प्रधानमंत्री थी, तब उनके समर्थन से मैदान में उतरे आचार्य जेबी कृपलानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के हाथों चुनाव हार गए थे। माहौल बना हुआ है, सच क्या है ये अलग बात, पर माहौल तो ऐसा है, आप इंकार नहीं करेंगे कि खड़गे जी के संदर्भ में गांधी परिवार का, और गांधी परिवार को ना माने तो शशि थरूर के शब्दों में ही कुछ प्रभावशाली नेता दबाव बना रहे हैं खड़गे जी के पक्ष में मतदान करने के। क्या शशि थरूर, सुभाष बाबू या पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी कोई क्रांति कर पाएंगे, कोई अचंभित करने वाला परिणाम दे पाएंगे? ऐसी कोई उम्मीद आप करते हैं, या मुकाबले में उतरे इतने से ही संतुष्ट रहना चाहते हैं? आपने एक पुरानी इतिहास की बात बताई, कृपलानी साहब को बीच में लाया, जवाहरलाल नेहरू की बात की। मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो लीडरशिप है जी, कांग्रेस का है, कमांड है, उन्होंने किसी तरीके से कोई ऐसा वर्ड नहीं अटल किया है जिससे साबित हो कि वो एक तरीके से कांग्रेस के तो उम्मीदवार हैं, सीनियर लोग हैं, काबिल लोग हैं, और वो एक पक्ष में है, ऐसा नहीं है जी। वो मुझको फिर पता लगता कोई इशारा होता जी। इसलिए कांग्रेस में जमहूरियत है अंदर पार्टी में जी। और जमहूरी निजाम में दो कैंडिडेट हैं, हमको देखना है कि कौन करेगा। मसलन आप मुझसे पूछते हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुकाबले में मैं, हालांकि खड़गे जी के लिए मेरी दिल में बड़ी इज्जत है, मगर मैं ये समझता हूं कि शशि थरूर जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और वो पार्टी की और खुद मुल्क की ज्यादा खदमत करने के लायक है। तो ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं है कि मैं खड़गे जी के पक्ष में नहीं हूँ, बड़े भाई हैं और इज्जत मेरे दिल में काफी है, लेकिन आज जो हिंदुस्तान की जो जरूरत है, पार्टी की जो जरूरत है, जमहूरियत की जो जरूरत है, वो जरूरत शशि थरूर पूरी कर सकते हैं। तो सैफुद्दीन सोज साहब तो बहुत स्पष्ट हैं, खड़गे जी के लिए बहुत सम्मान है, पर देश और पार्टी की जरूरत के लिए शशि थरूर को होना ही अध्यक्ष के तौर पर जरूरी है। अब मुझे इसके समापन पर जाना है, उसके लिए श्रवण गर्ग की टिप्पणी के लिए आना है। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं, इस चुनाव के परिणाम के संदर्भ में क्या आप इस अनुभूति के साथ हैं कि गांधी परिवार तटस्थ है, थरूर जीते या खड़गे जीते, गांधी परिवार की साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कुल मिलाकर खड़गे जी की जीत हार के साथ में गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है?
इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, गांधी परिवार तटस्थ नहीं है जी, और खड़गे जी की हार और जीत के साथ गांधी परिवार की प्रतिष्ठा और उनका अधिकार और प्रभाव क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि खड़गे साहब को जीतना चाहिए जी, अगर कांग्रेस को एक रखना है और उसको सुरक्षित रखना है। जी, और भारतीय जनता पार्टी का ये कि ये इंटरेस्ट हो सकता है कि थरूर साहब जीत जाएं, जी, क्योंकि उनको एक काफी लचीला आदमी मिल जाएगा हमला करने के लिए, जी, जो जिसके बारे में वो टिप्पणी करते रहे, कितने लाख की और करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बताते रहे हैं, जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री बताते रहे। तो मुझे ये मेरे को कोई इसमें मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के इतिहास को अगर गिनाएंगे तो कांग्रेस तो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को राष्ट्रपति के चुनाव में हरा देती है जी, और कहती है अंतरात्मा की आवाज का इस्तेमाल करिए। जी, पर मैं आपसे एक चीज कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश भर के कांग्रेसियों के सामने ये मौका है कि इस कांग्रेस को गांधी परिवार के नियंत्रण से बाहर कर ले। जी, और ये जो 9,300 प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट्स हैं, वो चाहें तो इसका फैसला कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये अच्छा मौका है कांग्रेस को आजाद करने का, और गांधी परिवार कह रहा है कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये 9,300 लोग फैसला कर लेना कि भाई हम थरूर के पक्ष में खड़े होंगे, उसमें कौन रोक रहा है उनको ऐसा करने से? जी, कोई गांधी परिवार तो जाके हर एक मतदाता से कह नहीं रहा है कि आपको खड़गे साहब को वोट देना चाहिए, खड़गे साहब के पक्ष में जाना चाहिए। जी, तो ये तो बड़ा एक प्रजातांत्रिक तरीका है और एक अवसर है। ये रिस्टेब्लिश करेगा कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना चल ही नहीं सकती है। और इस मौके का अगर 9,300 प्रतिनिधि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसके लिए गांधी परिवार को कैसे दोष देंगे? अगर आपको एक अधिकार दे रहे हैं कि आप बदल दीजिए हमारे निजाम को और आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो गांधी परिवार के जितने नाराज लोग हैं, G23 के जितने लोग हैं, वो अपने लोगों को इंस्टिगेट कर सकते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस को राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से आजाद करने का। तो मेरे ख्याल से तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर श्रवण जी इस नतीजे के साथ में कि चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हो रहा है, गांधी परिवार का सद्भाव और साथ खड़गे जी के साथ महसूस होता है। अगर वाकई पार्टी के अंदर लोगों को लगता है कि गांधी परिवार से मुक्त होना चाहिए तो उनके पास अवसर है, अपने मताधिकार का उपयोग करें। और अगर इसके बाद भी जीत खड़गे जी की होती है तो इसका आशय यह है कि कांग्रेसी मानते हैं कि उनका वजूद गांधी परिवार के साथ ही है। महत्वपूर्ण गांधी परिवार के संदर्भ में नहीं, महत्वपूर्ण यह कि जो भी चुना जाएगा क्या वो कांग्रेस को गुर्बत से बाहर निकाल पाएगा? थरूर हो या खड़गे, उनके लिए चुनौती अध्यक्ष पद पर जीतना नहीं है, उनके सम्मुख चुनौती है कांग्रेस की खोई हुई गरिमा को वापस हासिल कराना। क्या ये गरिमा इस चुनाव के बाद वापस आ पाएगी? ये असल दिलचस्पी का विषय रहेगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर चुनाव को समर्पित है। हर नेता दावा करता है, हर नेता वादा करता है, पर मतदाताओं को भरोसा होता नहीं है। पर यह आम चुनाव के हालात होते हैं, पर यह पार्टी के भीतर का चुनाव है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चुना जाना है। तो इसके संदर्भ में एक शेर हमें मिला है और यह शेर कहता है कि हर चंद एतबार में धोखे भी हैं मगर, हर चंद एतबार में धोखे भी हैं मगर, ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया न जाए। यहां निसार अख्तर ने क्या कमाल की बात कही है। तो कुल मिलाकर जो 9,300 कांग्रेसी देश भर में हैं जिन्हें अपने अध्यक्ष का चुनाव करना है, उन्हें किसी पे भरोसा करना चाहिए और भरोसा करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आम चुनाव में तो हम हमेशा ही आग्रह करते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल करें, लेकिन हम इस कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए भी उन 9,300 कांग्रेसियों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है,
एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना अध्यक्ष चुनने जा रहा है। आपके पास मौका है उस प्रक्रिया का हिस्सेदार बनने का, उस मौके को चूकिएगा मत। जिसे भी बेहतर माने देश के लिए और पार्टी के लिए, उसके पक्ष में मतदान जरूर कीजिएगा। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा बड़ा।